बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ा। राशन कार्ड से आधार लिंक कराने का अंतिम मौका, जाने आखिरी तारीख, उसके बाद कटेगा नाम, नहीं मिलेगा अनाज। 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने की शर्तें छलावा। बीजेपी बोली हर महीने 10,000 दे नीतीश सरकार। प्रदेश की सभी जेलों में कैदी सुनेंगे रेडियो, चलाए जाएंगे देश प्रेम और भक्ति भावना से जुड़े हुए गीत। छठ पर मौसम हुआ सुहाना, राजधानी पटना समेत कई शहरों की हवा हुई साफ। बिहार में 5,000 से शुरू करें आप बिजनेस, होगी बम्पर कमाई। आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। प्रवासी मजदूरों की जान जाने पर 2 लाख रुपए देगी बिहार सरकार, 21 दिनों के भीतर खाते में आएगी राशि। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला, कर्ज लेकर के छठ मना रहे हैं, सुशील मोदी का बड़ा आरोप। बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं अभ्यर्थी। बिहार में 1.5 लाख पदों पर नौकरी देने की तैयारी शुरू, अब तेजस्वी यादव के विभाग में निकलेगी बम्पर वैकेंसी। 2027 तक हर रेल यात्री के पास होगा कंफर्म टिकट, जाने कैसे भारतीय रेलवे इसे बनाएंगी मुमकिन। ट्रेनों में भीड़ को लेकर के प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बोला हमला, सरकार पर रेलवे को बर्बाद करने का लगाया आरोप। जीतन राम मांझी ने बताया नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में फर्क, बोले तभी तो पीएम की है दीवानी दुनिया। मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर देश नहीं, अल्पसंख्यकों को मनाने के लिए अररिया पहुंचे शाहनवाज हुसैन, कह दी बड़ी बात। तेजस्वी यादव के नाम पर बना छठ घाट, लालू के साथ लगाई गई प्रतिमा, फिर राजद नेता ने मांग लिया गजब का आशीर्वाद। अभी इतनी ठंड नहीं है कि कंबल दे, बिहार के सरकारी अस्पताल में मरीज की जान से खिलवाड़, जरा सुनिए तेजस्वी जी। बिहार की राजनीति, नीतीश की सफेद चादर और उस पर लगे दाग के बीच दांव पर लोकसभा चुनाव। बिहार में 22 नवंबर को लगेगा एम्प्लॉयमेंट केयर, जाने पूरी डिटेल्स। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि छठ पर्व के मौके पर छठ घाट में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की मूर्ति बनाई गई है। यह तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की मूर्ति बना करके पूजा अर्चना की जा रही है। लोग तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को पूजते हैं। जी हां, बिहार के वैशाली के राजद कार्यकर्ता ने छठ घाट के निकट तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की प्रतिमा लगा करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहीं पर नहीं, छठ घाट का नाम तेजस्वी यादव घाट रख दिया है। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना के दिन राजद कार्यकर्ता ने छठ घाट के दिन लालू एवं तेजस्वी यादव का प्रतिमा लगा करके पूजा अर्चना करके छठ से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की प्रार्थना की है। जहां लालू तेजस्वी का छठ घाट पर प्रतिमा लगाए जाने को लेकर के पूरे जिला में चर्चा जोरों पर है। वहीं लालू तेजस्वी की प्रतिमा लगाए जाने पर इंटरनेट मीडिया पर तस्वीर तेजी से वायरल भी हो रहा है। दोस्तों बात करेंगे कि ट्रेनों में कंफर्म टिकट की समस्या हमेशा बनी रहती है। जहां अगर त्योहारों का सीजन हो तो फिर सैकड़ों स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद भी यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन साल 2027 तक ट्रेन से यात्रा करने वाले हर यात्री के पास कंफर्म टिकट होगी। जी हां, भारतीय रेलवे इस मुश्किल से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाने की कवायद में जुट गई है। विशेष रूप से त्योहारों के समय स्टेशन से लेकर के ट्रेनों तक में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है।
लेकिन भारतीय रेलवे अब इस समस्या का अस्थायी समाधान निकालने के बारे में सोच रही है। जब मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे ने अपना व्यापक विस्तार करने की योजना बनाई है, जिससे आम यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार अगले 4-5 सालों में भारतीय रेलवे वेटिंग लिस्ट टिकट की समस्या को खत्म करने के लिए करीब 3000 अतिरिक्त मेल, एक्सप्रेस और फिर यात्री ट्रेनों का संचालन करने की योजना बना रही है। फिलहाल भारतीय रेलवे से करीब 800 करोड़ यात्री हर साल यात्रा करते हैं, जो संख्या अगले 5 सालों में बढ़कर के 1000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इतनी अधिक संख्या में यात्रियों के लिए रेलवे में व्यापक विस्तार की आवश्यकता भी है। रेलवे के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार त्योहारों की सीजन में पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 गुना ट्रेनों का संचालन होगा। पिछले साल 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जब ट्रेनों की मांग सबसे अधिक होती है, तब स्पेशल ट्रेन ने करीब 2614 ट्रिप्स लगाए थे। इस साल रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कुल 6754 ट्रिप्स स्पेशल ट्रेन की योजना बनाई है। दोस्तों, बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते ही वोटरों को एक करने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन अररिया दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि मुसलमानों के लिए भारत से सुरक्षित कोई भी देश नहीं है और हिंदुओं से अच्छा दोस्त नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बार अल्पसंख्यक समाज भी भाजपा के साथ आने का मन बना लिया है। जब 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी अनाज, आवास, अकाउंट में रुपए और फिर कोरोना में टीका देने का काम किया है। आज भारत मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित देश है, सुरक्षित स्थान है। जब मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदुओं से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता है। ये कहना है सैयद शाहनवाज हुसैन का, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि बीजेपी बिहार के 40 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। जय यादवों के सम्मेलन की सफलता पर कहा है कि इस बार यदुवंशी समाज के लोग बड़े पैमाने पर भाजपा से जुड़े हैं। जब बिहार से हजारों की संख्या में यदुवंशी समाज के लोग पहुंचे थे। अभी हमने यदुवंशियों को जोड़ने का काम किया है। इसमें सबसे ज्यादा अररिया के लोग शामिल थे। कोसी सीमांचल की यदुवंशी अगर हमारे साथ नहीं होते तो फिर हमारी इतनी सीटें नहीं होती, क्योंकि इनके बिना सीमांचल में सीटें नहीं जीती जा सकती है। यह कहना है शाहनवाज हुसैन का। दोस्तों, बात करते हैं कि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं। इसके तहत वे नीचे स्तर तक जाकर के आम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनसुराज अभियान से हर वर्ग को साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। नौजवानों पर खास फोकस किया जा रहा है। अब क्रिकेट के माध्यम से नई पीढ़ी के युवाओं के साथ लाने की कोशिश की जा रही है। जनसुराज के बैनर तले जनसुराज क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाना है। जब पूर्वी चंपारण जिले के जिला अभियान समिति के संयोजक राणा रंजीत सिंह सभी 27 प्रखंडों में क्रिकेट टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। जनसुराज क्रिकेट प्रीमियर लीग के तहत शॉर्ट बाउंड्री के डे नाइट मैच होंगे। पूर्वी चंपारण जिले के सभी 27 प्रखंडों में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान ही समाज में जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें जनसुराज अभियान समिति पूर्वी चंपारण के संयोजक की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। वैसे लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं, शिक्षक हैं, अन्य क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मान किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में छठ के अवसर पर मौसम सुहाना रहेगा, तापमान सामान्य रहेगा, किसी भी व्रत करने वाले को कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब मौसम विभाग ने ऐसा दावा किया है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब की पट्टी के कारण निम्न दाब का आंशिक असर पूर्वी बिहार में भी देखा जाएगा। अधिकांश जिलों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिसके कारण अपेक्षित रूप से गर्मी महसूस होगी। आपको बता दें कि 2 दिनों में न्यूनतम तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर की ओर चला गया। शनिवार का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन भर 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूर्वीय हवा चलती रही। जब मौसम सुहाना रहा, अगले 48 घंटे तक मौसम के तापमान में कोई भी परिवर्तन के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय करीब 16:50 और 20 नवंबर को सूर्योदय का समय 6:01 पर बताया है। दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उनकी तुलना पीएम मोदी से करते हुए हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी की महिलाओं के साथ खुद सेल्फी लेते हुए फोटो पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना कर डाली है। जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी के फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है कि यही फर्क है, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति जो महिलाओं के सम्मान में खुद कैमरामैन बन जाए, या नीतीश कुमार दूसरा व्यक्ति जो सदन के अंदर महिलाओं के सामने उनकी इज्जत की झरियां
धज्जियां उड़ाए, तभी तो दुनिया मोदी जी की दीवानी है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बिहार विधानसभा में विवादित बयान दिया था, जिस पर जम करके हंगामा हुआ था। हालांकि अगले ही दिन नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी भी मांगी थी और कहा था कि अगर उनके बयान से किसी को भी दुख पहुंचा है तो फिर मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर डाली थी। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार तब सामने सामने आ गए थे जब विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नीतीश कुमार ने भड़कते हुए कहा कि मेरी मूर्खता ही से ही जीतन राम मांझी सीएम बन गए थे, आज ये गवर्नर बनना चाहते हैं, इसलिए उल्टी सीधी बात करते हैं। इस दौरान नीतीश कुमार तू तराक पर उतर आए थे, जिसके बाद मांझी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कहा था कि वे खुद से कहां सीएम बने हैं। उन्हें पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था, जब पाला बदल करके महागठबंधन में गए तो फिर अभी आरजेडी की मेहरबानी से सीएम बने हुए हैं, जहां भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जिसके बाद मांझी ने मौन धारण करने का ऐलान भी किया था। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। जहां शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में शिक्षकों की भर्ती लगातार सामने लाई जा रही है, जहाँ वहीं अब एक और विभाग में बहाली की सुगबुगाहट तेज है। जहाँ इस बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अधीन वाले विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती की तैयारी हो रही है। जहाँ रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर से इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और फिर बड़े स्तर पर बहाली निकाली जाएगी। बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर के राज्य सरकार इन दिनों सुर्खियों में है। जहाँ हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से लाखों पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और फिर 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। जहाँ बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती के दूसरे फेज की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं पहले फेज में नियुक्त शिक्षकों को अब स्कूल आवंटन कर दिया गया है, जहां वे अपनी सेवा देंगे। अब शिक्षा विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े स्तर पर बहाली आने वाली है। इसकी तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जहां इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही इस बहाली की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बहाली पर होने वाली खर्च की मंजूरी वित्त विभाग देती है, जिसके बाद कैबिनेट में इस प्रस्ताव को भेजा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के प्रवासी मजदूरों के हित में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जब देश विदेश में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों की अगर कहीं भी बाहर में जान चली जाती है तो फिर बिहार सरकार अब उनके निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। जहां हाल ही में नीतीश कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई थी। जहां श्रम संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जहां सरकार की ओर से ये राशि 21 दिनों के भीतर खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जहां अधिकारियों के अनुसार अधिसूचना जारी होते ही अब किसी भी प्रवासी मजदूर की जान जाने के बाद परिवार वालों को सहायता राशि के रूप में 2 लाख रुपए मिलेगा। यानी कि बिहार से बाहर जो भी व्यक्ति काम करने जाते हैं और वहां पर उसकी जान चली जाती है तो फिर बिहार सरकार की तरफ से उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पूरी की जा सकती है। आपको बता दूं कि ये सहायता अनुदान की राशि 21 दिनों के भीतर बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के नीतीश सरकार की योजना को बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने छलावा बताया। जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने शनिवार को कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना में जो शर्तें हैं वे एक तरह का झोल है। 2 लाख रुपए देने से कोई भी गरीब व्यक्ति उद्यमी कैसे बन सकता है? या इसके बजाय हर गरीब परिवार को 10,000 रुपए का गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को बयान जारी करके कहा है कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की योजना में लाभुकों को लघु उद्यमी बनाने की शर्तें छलावा है। जब 6,000 से कम मासिक आय वालों को 2-2 लाख रुपए देने से कोई भी उद्यमी कैसे बन सकता है? उन्होंने कहा कि 94 लाख गरीब परिवार को सरकार प्रतिमाह गरीबी भत्ता दे ताकि वे इज्जत पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर सके। जी हाँ, आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। जब बिहार में हाल ही में कराए गए जातिगत गणना के सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है कि 94 लाख गरीब परिवार हैं पूरे बिहार में, उनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। बिहार सरकार इन परिवारों को रोजगार से जोड़ने के लिए 2-2 लाख रुपए देने की योजना लेकर के आई है, जहां उद्योग विभाग जल्द ही इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और फिर सहायिका के पद पर काम करने वाले कर्मियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और फिर सहायिका का मानदेय बढ़ने वाला है। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के 38 जिलों में कार्यरत 2,15,000 आंगनबाड़ी सेविका और फिर सहायिका के मानदेय में 10% तक की वृद्धि को लेकर के समाज कल्याण विभाग ने राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही इसकी मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के बाद 2,15,000 आंगनबाड़ी सेविका और फिर सहायिका के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे सेविका और सहायिका को मानदेय में 590 से लेकर के 650 रुपये तक का फायदा होगा। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में बिहार के सभी 38 जिलों में 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद हैं। इसमें 2,15,000 सेविका और फिर सहायिका काम करते हैं। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर करीब 25 लाख से ज्यादा बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रेलवे की कुप्रबंधक मनमाने किराए, दुर्घटना बढ़ने, गाड़ियों के देरी से चलने, रद्द होने और फिर छठ त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर भीड़भाड़, कई स्टेशनों पर भगदड़ को लेकर के शनिवार को भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया है कि रेल को अमीरों की सवारी न बनाएं, बल्कि आम लोगों को सम्मान, विश्वास और सुरक्षा के साथ ट्रेन में बिठाएं। अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा कि पैसे और फिर प्रचार के लालच में सरकार ने रेलवे को बर्बाद कर दिया है। मनमाने किराया, एक के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाएं, देरी से चलना पहुंचना, रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ और फिर घोर कुप्रबंधक, इन सब के साथ रेलवे में पूरी तरीके से लापरवाही, कुप्रबंधक और फिर अराजकता दिख रही है, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चूंकि इस समय त्योहारों का समय चल रहा है, अभी दीपावली गुजर रही है और फिर छठ पूजा चल रही है, इसलिए दूर के शहरों में काम करने वाले कई लोग अपने घर वापस जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन रेलवे उन्हें जान माल सुरक्षित रहने का भरोसा तक नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मनमाना किराया वसूला जा रहा है और विशेष ट्रेनों के नाम पर यात्रियों को लूटा जा रहा है। हालात यह है कि लोग खिड़कियों से ट्रेन में घुस रहे हैं और फिर यात्री सामानों की तरह डिब्बों में ठूसे जा रहे हैं। यात्रा करने वाले नागरिकों के आत्मसम्मान को धूल में मिलाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको बता दो कि ट्रेनों में हाल यह है कि कई लोगों को आरक्षित टिकट नहीं मिल पाती है, तो फिर कई लोग ट्रेन के फर्श पर बैठ करके यात्रा करने को मजबूर हैं। ऐसे में रेलवे ने कहा कि वे भारी भीड़ से निपटने के लिए 1700 विशेष ट्रेनें चला रही है और फिर अतिरिक्त 26 लाख बर्थ बनाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने छठ महापर्व से पहले बिहार के 72 लाख किसानों के खाते में 1607 करोड़ रुपए भेज दिए हैं, जबकि राज्य सरकार सभी 4 लाख नियोजित शिक्षकों को दशहरा, दीपावली और फिर छठ जैसे बड़े हिंदू त्योहारों से पहले वेतन भी नहीं दे पाई है। हजारों नियोजित शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला, इसलिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा या फिर त्यौहार छोड़ना पड़ा। यह अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के पास सभी नियोजित और फिर नियमित कर्मचारियों को समय पर पूरा वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ध्यान बटाने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर भेदभाव का अनर्गल आरोप लगाते हैं। जब बीपीएससी से चयनित 1,22,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए मेगा इवेंट और फिर फोटो सेशन कराना आसान है, लेकिन समय पर उनका वेतन सुनिश्चित कराना कठिन है। शिक्षकों की नियुक्ति का पहला चरण पूरा कर लिया, लेकिन अब तक इनके वेतन मद की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। जब बीपीएससी चयनित शिक्षकों के वेतन मद में सरकार को अतिरिक्त 10,000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। इधर हालात यह है कि हजारों नियोजित शिक्षकों को बिना वेतन के महीने से गुजारा पड़ रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में शिक्षा का मंदिर एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। गांव वालों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए स्कूल में रात भर बाल बालाओं को नचाया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब आने के बाद शिक्षा महकमे में हरकंप मच गया है। अधिकारी जांच करके कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग की कमान संभाली है, स्कूल से लेकर के कार्यालय तक एक अलग तरह की फीलिंग है कि स्कूल में अब गड़बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन सीतामढ़ी के बोखरा गांव के लोगों ने के पाठक की हनक को धत्ता बताते हुए शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने का काम किया है। मामला ये बोखरा प्रखंड की रघुनी गोप सुंदरवती हाई स्कूल का है। स्कूल के परिसर में पिछले दिनों ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। देर रात ये कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा से बाल बालाओं के डांस में बदल गया, जहाँ रात भर अश्लील गानों पर अश्लील नाच होते रहे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने
कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब इस डांस का वीडियो सामने आया है तो फिर शिक्षा विभाग बहाना बना रहा है। जहाँ कहा जा रहा है कि आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले में स्कूल के हेड मास्टर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि हेड मास्टर साहब की सहमति से आयोजन करवाया गया था। जहाँ पुलिस को शिकायत का इंतजार है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में नलकूप के लिए किसानों को 80% का अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में किसानों को निजी नलकूप लगाने में लघु जल संसाधन विभाग की ओर से 50 से 80% तक अनुदान देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बिहार के सभी 38 जिलों में असिंचित क्षेत्र में 21,274 स्थानों को चयन किया गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना चाहती है ताकि किसानों को फसलों की सिंचाई करने में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी पर नलकूप उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के द्वारा ये अनुदान बिहार में खेती करने वाले ऐसे किसानों को दिया जाएगा जिसके पास 40 डिसमिल या फिर उससे अधिक की खेती के लिए जमीन उपलब्ध है। ये किसान 50 से 80% तक अनुदान का लाभ लेकर के अपने खेतों में सिंचाई के लिए नलकूप स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा में हजारों नियोजित शिक्षकों का नवंबर माह का वेतन स्थगित रखने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश से अपीलीय प्राधिकार के आदेश में हेराफेरी करके नियोजन पाने वाले नियोजित शिक्षकों के बीच हरकंप मच गया है। आपको बता दें कि फर्जीवाड़े के आधार पर नियोजित हुए शिक्षकों की सेवा पहले से ही रडार पर थी। इसीलिए जुलाई माह से ही विभाग शिक्षकों को अपने विद्यालय के साथ साथ अपना निजी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए तारीख पर तारीख देता रहा है। लेकिन ना तो पदाधिकारी के लिए कानून पर जू रहेगी और फिर ना ही जुगाड़ से नियोजन पाए गए शिक्षकों को कोई भी परवाह हुई है। मामला यह है कि नियोजित शिक्षकों को प्रोफाइल अपडेट करने में कठिनाई हो रही है। यह कारण है उनके नियोजन के आधार में ही फर्जीवाड़ा है। अगर वह प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो फिर सारा फर्जीवाड़ा खुल जाएगा। लेकिन अपर मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की प्रोफाइल अपडेट करने के मामले में प्रतिदिन क्लास लगा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। जब इसमें गड़बड़ी रोकने के लिए सभी लाभुकों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक करने का आदेश जारी किया गया है। इसे अनिवार्य बताते हुए कहा गया है कि जिनके आधार लिंक नहीं होगा उनका राशन बंद हो जाएगा। जहां बिहार में अभी तक 88% राशन कार्ड आधार से लिंक हो पाए हैं। जनता की परेशानी देखते हुए एक मौके फिर दिया गया है। हालांकि इसे आखिरी मौका भी बता दिया गया है। इस बीच बड़ी संख्या में राशन के लाभ को वंचित भी कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने एक बार फिर से लोगों को मौका दिया है कि अपने राशन कार्ड से आधार से लिंक करा ले। या आपूर्ति विभाग में सभी जिलों को इससे संबंधित पत्र भी भेज दिया है। सचिव विनय कुमार के पत्र के मुताबिक आधार सीडिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है। इसके बाद जिन लाभुकों का आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से लिंक नहीं हो पाएगा उनके नाम काट दिए जाएगा और फिर उन्हें राशन से वंचित होना पड़ेगा। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि जनता को अंतिम तिथि की जानकारी मिल सके और फिर 100% आधार सीडिंग का लक्ष्य पूरा किया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सभी जेलों में बंद कैदियों की सुबह जल्द ही रेडियो की आवाज़ से ही होगी। कारा प्रशासन सभी जेलों के कैदियों के लिए जेल रेडियो की शुरुआत करने जा रहा है। जहां इसके लिए गृह विभाग के कारा एवं सुधार निदेशालय से ने संबंधित जिलों को 43 लाख रुपए आवंटित किए हैं। यह वर्तमान में बक्सर केंद्रीय कारा सहित 9 मंडल काराओं में जेल रेडियो कार्यरत हैं। जहाँ कारा अधिकारियों के मुताबिक जेल रेडियो MF की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसकी परिधि सिर्फ जेल परिसर तक ही होगी। इस रेडियो पर बंदियों को सुबह सुबह देश प्रेम और फिर भक्ति भावना से जुड़े गीत सुनने को मिलेगा। इसके अलावा प्रतिदिन भजन गीत संगीत के कार्यक्रम और फिर ज्ञानवर्धक जानकारियाँ भी प्रसारित की जाएगी। जेल रेडियो में बंदी स्वयं रेडियो जॉकी की भूमिका निभाएंगे। इसके लिए ऐसे दोषी सिद्ध किए जा चुके बंदियों की टीम बनेगी जिनकी भाषा और फिर सुर दोनों अच्छा होगा। जहाँ कैदियों को रेडियो सुनने के लिए हर कक्ष में स्पीकर लगाए जाएंगे। कारा अधिकारियों के अनुसार जेल रेडियो के माध्यम से जिला विधिक सहायता संघ से जुड़ी हुई जानकारी भी बंदियों से साझा की जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोग अक्सर बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप अपने घर से ही मात्र 5,000 की बजट से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा करके अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। बिहार में आप 5,000 रुपये से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कौन सा बिजनेस है हम आपको भी बताएंगे एक एक करके। आपको बता दें कि सबसे पहले आप फूल का बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ,
बिहार के लोग अपने गांव में ही फूल की खेती का बिजनेस कर सकते हैं और शहरों में मौजूद मंदिरों के पास दुकानों से संपर्क करके फूल को बेच सकते हैं। इस बिजनेस से अच्छी कमाई होगी, जब बिहार सरकार फूल की खेती के लिए सब्सिडी भी दे रही है। उसके बाद बात करेंगे अचार का बिजनेस। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के लोग अपने घर से अचार का बिजनेस कर सकते हैं, या साथ ही साथ अपने अचार को एक ब्रांड का नाम दे करके इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों माध्यम से बेच सकते हैं। आपको बता दें कि आज के समय कई महिलाएं ये बिजनेस कर रही है। जी हाँ, उसके बाद बात करेंगे शहद का बिजनेस। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार सरकार से सब्सिडी का लाभ लेकर कि आप मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं और शहद को बेच करके बम्पर कमाई भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मुर्गी फार्म का बिजनेस। जी हाँ, बिहार में मुर्गी फार्म का बिजनेस खूब चलता है। आप शहर से लेकर के गाँव तक कहीं भी कभी भी इस बिजनेस को खोल करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को छठ पर्व से पहले तोहफा मिला है। बिहार सरकार ने लंबे समय से अटके प्रमोशन के मामले को हरी झंडी दे दी है। बिहार प्रशासनिक सेवा के साथ अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति देने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि बिहार को 60 आईएएस अधिकारी मिलने जा रहे हैं। जब पदोन्नति को लेकर के सरकार की नीति स्पष्ट होने के बाद से बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी सरकार ने आईएएस में पदोन्नति देने का फैसला किया है। ये पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों को पदोन्नति दी जा रही है। साल 2020 के लिए 27 साल और 2021 के लिए 24 और साल 2022 के लिए 9 अफसर को इसमें पदोन्नति मिली है। आपको बता दें कि 2018 और 2019 को जोड़ करके कल 26 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति मिली थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार 4 लाख नियोजित शिक्षकों को दशहरा, दीपावली, छठ जैसे बड़े त्योहारों से पहले वेतन नहीं दे पाई है, या इसलिए उन्हें कर्ज लेकर के त्यौहार मनाना पड़ रहा है या फिर पर्व छोड़ना पड़ रहा है। दूसरी ओर छठ से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के 72 लाख किसानों के खाते में 1607 करोड़ रुपए भेजे हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को बयान जारी करके नीतीश सरकार पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिला, अत्यंत दुखद है। नीतीश सरकार के पास सभी नियोजित और फिर नियमित कर्मचारियों को समय पर पूरा वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री ध्यान बांटने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की तेजी से मांग कर रहे हैं या फिर केंद्र सरकार पर भेदभाव का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। यह कहना है सुशील कुमार मोदी का, जो बीजेपी से राज्यसभा सदस्य है। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी से चयनित 1,22,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए मेगा इवेंट और फिर फोटो सेशन कराना आसान है, लेकिन समय पर उनका वेतन सुनिश्चित कराना कठिन है। नीतीश सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति का पहला चरण पूरा कर लिया है, लेकिन अब तक इनके वेतन मद की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि अतिथि शिक्षक को कई जिलों में हटा दिया गया है। इसको लेकर के बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जो अतिथि शिक्षक 6 साल से पढ़ा रहे थे, आज सरकारों से हटा रही है, उन्हें हटाना गलत है। जहाँ सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानबूझकर के बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार में जिस तरह से शिक्षक भर्ती किया गया, उसमें भारी घोटाला हुआ है। ये हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। जानबूझ करके घोटाला किया गया है, जब बिहार के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है। सरकार ने किस तरह बहाली की है, बिहार के युवा देख रहे हैं। पूरी तरह से बड़ा घोटाला इस भर्ती में हुआ है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि अपने चुनाव की फंडिंग के लिए बिहार में चाचा भतीजा ऐसा कर रहे हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह के खिलवाड़ किया जा रहा है। समय आने पर बिहार के युवा इसका जवाब देंगे। उन्होंने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी आरोप लगाया, बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश के लोग नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाया है, जो हर एक राज्य के लिए काम किया है, निश्चित तौर पर इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों को जो विश्वास है वह दिखेगा और फिर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण बढ़ाए जाने से पहले उसकी समीक्षा किए जाने की बात उठाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की जम करके फजीहत कर दी थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनकी मूर्खता के कारण ही मांझी मुख्यमंत्री बन पाए। जब उन्होंने अपने निर्णय पर पछतावा जताया था, लेकिन
अब एक और मामले में जीतन राम मांझी ने उसकी बराबरी कर ली है। जब कुछ महीने पहले नीतीश कुमार पर उनके मित्र ने किताब लिखी थी, अब मांझी की जीवनी पर भी किताब आ गई है। जब छठ के खरना के दिन जीतन राम मांझी पर लिखी गई इस किताब का विमोचन हुआ है। मांझी ने खुद बताया है कि वे इस किताब के लिए क्यों राजी हुए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम ऐसे सर्वहारा वर्ग से आए हैं, हम लोगों की जीवनी के बारे में बोलने और फिर लिखने में बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। जब हम लोग अच्छा काम करते हैं, जब उसको भी लोग नहीं लिखना चाहते हैं। एक बड़े लेखक अशरफ अस्थानवी को हमने कहा था कि हम गरीबों की जीवनी कौन लिखता था, तब उन्होंने एक किताब लिख दी। जब उसका नाम दिया टूथ स्लेट और पेंसिल से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। वह किताब हिंदी, अंग्रेजी और फिर उर्दू में लिखी गई है। जहां हमने किसी से अपनी जीवनी में लिखने के लिए कोई आग्रह नहीं किया है। जहाँ लेखकों ने कहा कि आप जिस वर्ग से आए हैं, जितना काम किया है उसे लिपिबद्ध किया जाए। जब इसके बाद हमने सहयोग किया। हमारे जैसे गरीब तबके के लोगों का उन्होंने जीवन लिखी है। एक ब्राह्मण होकर के चंदन जी ने मेरी जीवनी लिखी है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जब मेरे जीवन की आकृति को उन्होंने उकेरा है, जब इससे हमारे समाज के युवाओं को काफ़ी सीख मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि सारण यानी कि छपरा जिले के मशरक थाना क्षेत्र के अंतर्गत चैनपुर गांव में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के परिसर में लगे CDM मशीन को तोड़ करके चोरों द्वारा मशीन से कैश की चोरी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। बैंक परिसर में लगे CCTV कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हो गई है। जहां घटना बीती रात की बताई जा रही है। जब थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह दलबल के साथ मौके पर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। जब वहीं सूचना पर मरोड़ा SDPO नरेश पासवान के अलावे तरैया थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार और फिर कई लोग भी वहां पर पहुंचे। SDPO नरेश पासवान बैंक के CCTV को भी खंगाल रहे हैं। जब मरोड़ा SDPO नरेश पासवान ने कहा कि SBI के परिसर में लगे CDM मशीन को काट करके चोरों के द्वारा 1,02,100 रुपये चोरी कर ली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि सूखे की मार झेल रहे किसानों पर कृषि विभाग के कारिंदों की कारकिस्तानी भारी पड़ रही है। खरीफ फसल की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान आवेदन करने वाले 8,43,000 किसानों को 2 लाख से अधिक किसान इससे वंचित हो गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा किसान बांका, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं शिवहर जिले के हैं। अधिकांश आवेदन रद्द होने के कारण ये है कि डीजल पंप सेट से सिंचाई का फोटो अपलोड नहीं कर पाए हैं। इसी तरह अगर खेत के पास से कृषि फीडर संबंधित बिजली लाइन ली गई है, तब भी अनुदान से किसानों को वंचित कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई अन्य कारण बताए गए हैं। आपको बता दें कि धान की फसल को बचाने के लिए सिंचाई पर राज्य सरकार ने डीजल अनुदान का प्रावधान किया गया था, लेकिन कृषि समन्वयक की ओर से अंतिम तिथि तक कुल 1,73,000 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रेल यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए यात्रियों से रेल प्रशासन ने कहा है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल एवं केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट, लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को लेकर के यात्रा नहीं करें। रेल अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 एवं 165 के तहत रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना या फिर 3 साल तक की कैद अथवा दोनों हो सकता है। आपको बता दें कि गाड़ियों में आग की दुर्घटना की रोकथाम के लिए यात्रियों को जागरूक करने के लिए भारतीय रेल पर यात्रियों के बीच 37,000 पंपलेट वितरित किए गए तथा 12,500 स्टिकर और पोस्टर रेल परिसर एवं गाड़ियों में प्रदर्शित किए गए। रेल परिसर में 638 लोकेशन पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से यात्रियों को ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ को लेकर के नहीं चलने की सीख दी गई। आपको बता दें कि रेलवे सूत्रों के अनुसार गाड़ियों में ज्वलनशील एवं विस्फोटक वस्तुओं लेकर के यात्रा के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार उद्योग के विकास को लेकर के बहुत सक्रिय है। जब से इस विभाग की कमान IAS अधिकारी संदीप पौंड्रिक के हाथ में आया है, उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। उद्योग विभाग ने पटना के फ्रेजर रोड जैसे महंगे इलाके के एक बड़े रकबे में नया औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया है। फ्रेजर रोड स्थित BFSC भवन के तृतीय, चतुर्थ और फिर पंचम तल अब पटना औद्योगिक के रूप में जाना जाएगा। ये पहला अवसर है जब व्यावसायिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण इलाके को औद्योगिक क्षेत्र में अधिसूचित करके इसे उद्यमियों को कामकाज के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया गया। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब BSFC भवन के अलग अलग हिस्से को लीज पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये काम बियडा की देखरेख में होगा। ये तय किया गया है कि यहाँ मुख्य रूप से IT के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को जगह उपलब्ध कराई जाएगी। एक फ्लोर एक अमेरिकी IT कंपनी को उपलब्ध करा दिया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि जातिगत सर्वे और फिर 75% आरक्षण जैसे बैक टू बैक मास्टर स्ट्रोक चल करके नीतीश कुमार ने बिहार में विपक्ष को एक तरह से मूर्छित अवस्था में पहुंचा दिया है। राजनीतिक रूप से इन चालों की काट सूझ नहीं रही है। ऐसे में उनके हाल के 2 बयानों और फिर कुछ एक आपराधिक घटनाओं के कारण बिहार और नीतीश कुमार लगातार चर्चा में हैं, या कहें कि गलत तरीके से चर्चा में बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार का समाज विपक्ष के इन झांसों में आ जाएगा, या फिर वह फिर से रोजगार और आरक्षण जैसे मुद्दों पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के महागठबंधन के साथ और मजबूती से जुड़ेगा। मीडिया और मतदाताओं का एक मुखर किंतु छोटा सा ही हिस्सा नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान से इतना खुश हो गया मानो उनके हाथ कुबेर का खजाना लग गया हो। बिहार में विपक्ष ये भूल गया है कि उनके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे बयान देने के बाद भी स्पष्ट बहुमत पाते रहे हैं। यानी कि जनता की नज़रों में, मतदाताओं की नज़र में इन राष्ट्रीय नेताओं के राजनीतिक बयान से अधिक महत्व एजेंडे का रहा है, मुद्दों का रहा है, वादों का रहा है, कामों का रहा है जो इन नेताओं या फिर पार्टियों ने किए या फिर करने के सपने दिखाए। तो फिर यही फॉर्मूला नीतीश कुमार के केस में भी क्यों नहीं लागू होगा? क्यों नहीं बिहार की जनता बजाय उनके जनसंख्या नियंत्रण बयान पर ध्यान देने की इस बात पर ध्यान देगी कि कैसे वे लगातार लाखों सरकारी अस्थायी रोजगार का सृजन कर रहे हैं, कैसे वे सामाजिक न्याय को मजबूती से लागू करने के लिए 75% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश में बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण समस्या है। आज देश के शिक्षित युवाओं को भी नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में बिहार सरकार ने बिहार एम्प्लॉयमेंट फेयर आयोजित करने का फैसला किया है। बिहार के बेगूसराय में छठ त्योहार के समापन के बाद जिला नियोजन कार्यालय 22 नवंबर को बिहार एम्प्लॉयमेंट फेयर के लिए तैयार है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से राज्य के यानी कि बिहार के भीतर नौकरी हासिल करने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इस जॉब कैंप के आयोजन की देखरेख कर रहा है। इस एम्प्लॉयमेंट फेयर यानी कि रोजगार मेले का उद्देश्य न केवल अस्थायी युवाओं को बल्कि बिहार के बाहर काम करने वाले लोगों को भी रोजगार प्रदान करना है। इसके अलावा यहाँ जॉब इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भी करियर गाइडेंस दिया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।